ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का आजादी की अमृत गाथा के इस अंक में, और आप जानते हैं कि प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग 150 कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव लेकर आ चुके हैं और लगातार ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हर संडे अब 11 बजे सुबह और 3:30 बजे शाम 2 वेबिनार करने का बीड़ा आरजेएस फैमिली ने उठाया है। और कल इंटरनेशनल वेबिनार हम लोगों ने 7:30 बजे किया था, क्योंकि अमेरिका में उस समय सुबह होती है। और इस वक्त जो है आरजेएस टेक्निकल टीम को धन्यवाद करते हुए कि ये सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चले। और प्रोफेसर प्रफुल्ल सेठ जी बड़ोदरा से जुड़ चुके हैं, आकांक्षा जी दिल्ली से, और एवीएस दीक्षित हैदराबाद से जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर दीपक प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद इफ्तिखारुल साहब जुड़ चुके हैं, प्रतिभा दीक्षित जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर पी दुराई सिंघम आपका स्वागत है, राजेश भास्कर जी का स्वागत है, रमैया मुथियाला जी अमेरिका से जुड़े हैं, यूएसए से जुड़े हैं, रूप कृष्ण खर जी जुड़े हैं, श्रीधर रेड्डी जी जुड़े हैं, स्वाति जी और सत्यनारायण जी जुड़े हैं, पांडियन जी जुड़े हैं, और प्रोफेसर अख्तरुल वासे जी आरजेएस फैमिली के, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो जुड़े हुए हैं। आरजेएस फैमिली से आजादी के अमृत गाथा के को ऑर्गेनाइजर भी रह चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जो कंज्यूमर्स कितना खुश हैं इस बजट से, या बजट की जो अपेक्षाएं थी जो हम लोगों ने पिछले 29 जनवरी को किया था कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के सहयोग से, और ये भी कार्यक्रम कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के सहयोग से हो रहा है। तो 29 जनवरी को जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी वो कितनी पूरी हुई, आज इसी पर जोरदार संवाद होने जा रहा है। और बता दें कि आजादी की अमृत गाथा का ये 123वां कार्यक्रम है, और शाम को 3:30 बजे से हम लोग डॉक्टर पुष्कर बाला को ऑर्गेनाइजर होंगी जमशेदपुर की, वो कार्यक्रम वर्ल्ड कैंसर डे 2023 पर क्लोज द केयर गैप थीम पर ये आयोजित होगा, जिसमें कि गणमान्य डॉक्टर जो आरजेएस फैमिली से भी जुड़े हैं और नागपुर और दिल्ली से डॉक्टर जो जुड़ेंगे, उसमें हम लोग ट्रिब्यूट भी देंगे तिलका मांझी जी को और दीनदयाल उपाध्याय जी को। आज हम लोग माघ पूर्णिमा है, गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, और कवि प्रदीप हैं उनको नमन करते हुए कार्यक्रम के अंत में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे। इनके बारे में आरजेएस फैमिली की वीडियो को शेयर किया जाएगा। तो आइए, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब पद्मश्री से सम्मानित हम लोगों की आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और आजादी के अमृत गाथा के को ऑर्गेनाइजर जो खुसरो फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा, और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी को ये मंच संचालन और प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, सादर आपका आजादी की अमृत गाथा के इस 123वें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बजट को लेकर जो आपकी प्रतिक्रिया है वो देश जानना चाहता है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। मुबारकबाद देता हूं, माघ पूर्णिमा की भी, गुरु रविदास जयंती की भी, और मैं आरजेएस परिवार का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया। और उदय मन्ना साहब जो हैं वो सकारात्मक
सोच पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जहां तक बजट का सवाल है, हमें ये मानना चाहिए कि बजट जो है सरकारें अपने विजन के एतबार से और मिशन के एतबार से बनाती हैं। और एक ऐसे समय में जबकि हिंदुस्तान G20 का अध्यक्ष भी हो चुका है, मैं ये समझता हूं कि ये बजट जो है वो एक खास अहमियत रखता है। इस बजट के अंदर बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं और जाहिर बात है कि आलोचना भी होती है और कोई ऐसी बात नहीं है, आलोचना से परेशान नहीं होना चाहिए। आलोचना हमें नए रास्ते दिखाती है, लेकिन ये बात मान के चलना चाहिए कि इस बजट के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं और उनका स्वागत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर टैक्स के बारे में जो कुछ पॉलिसी निर्धारित की गई है, वो एक तरह से रिव्यू की गई है, उसका हमें एक तरह से मान और सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, लेकिन मुझे एक संक्षिप्त में अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस बजट के अंदर माइनॉरिटीज से मुताल्लिक जो कटौती की गई है और कमियां की गई हैं वो सही नहीं है। बुनियादी तौर पे इस देश के अंदर सबको विकास का मौका मिलना चाहिए, विकसित होने का मौका मिलना चाहिए और अपने विकसित होने के साथ देश को के विकास के भागीदार बनने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि पिछली साल भी कमी की गई थी। मुझे अफसोस ये है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है उसने वो पैसा उस तरह खर्च नहीं किया जिस तरह पिछली सरकार ने पिछले बजट के अंदर रखा था और श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इस सिलसिले में जो प्रयास किए थे उनको पूरी तरह से नहीं देखा गया। ये एक अफसोस की बात है। दूसरी बात जो है वो ये कि मौलाना आजाद जो स्कॉलरशिप है उसको फेलोशिप जो है उसका खत्म करना भी बहुत अफसोसनाक बात इसलिए है कि एक तरफ सरकार की पूरी क्या मैं निष्ठा के साथ, क्या मैं निष्पक्षता के साथ ये प्रयास है कि किसी तरह से हमारे यहाँ जो तालीम है, शिक्षा है, उसका को आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। खास तौर से जो सरकार, जो समाज के अंदर कमजोर वर्ग हैं, उनको एक तरह से मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे मौके पर इस तरह की चीजों को कम करना सही नहीं था और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है वो कोई 1-2 साल की नहीं है। पिछले 8-9 साल से ये सरकार चली आ रही है और इसने जिन चीजों को अभी तक बाकी रखा था उनके ऊपर इसने अगर एक तरह से नकीर फेरी है तो उस पर भी गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे ये बजट जो है वो सामूहिक रूप से हम एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाता है और एक तरह से हमारी जो दशा है उसको बदलने के लिए भी एक सकारात्मक और अच्छा प्रयास है जिसका स्वागत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद सर। प्रोफेसर अख्तारुल वासे साहब पद्मश्री से सम्मानित, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, आजादी की अमृत गाथा के को ऑर्गेनाइजर। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम ले लेते हैं महिलाओं का पक्ष। ममता सागर फाउंडेशन एनजीओ है और एनजीओ की बड़ी आशा होती है बजट से। सामाजिक सुरक्षा भी देती हैं एनजीओ, समाज में जाती हैं, काम करती हैं। प्रतिभा दीक्षित जी, आप आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं और पिछले बजट में भी आप जुड़ी थी। कृपया आप महिलाओं का पक्ष लेकर कुछ बताएंगे कि महिलाओं के लिए कैसा बजट रहा, गृहिणियों के लिए कैसा रहा? सर सबसे पहले तो जय हिंद भारत। सर आपका सबसे पहले तो नमस्ते। आप हमसे बड़े हैं और हमारे भाई हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सब हमसे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। पर ये अगर एक महिला होने के नाते अगर मैं एक बात कहूँ और एक एनजीओ के नाते, दोनों पक्ष हम रखना चाहेंगे सर यहाँ पे। एक तो पक्ष ये है कि वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो इन्होंने एनजीओ के थ्रू कई जगह बहुत ज्यादा इन्होंने भी एक वर्ग को ना देखते हुए इन्होंने एक कंबाइंड बात की है
जैसे कि अभी आप देखेंगे कि पहले बजट जो होता था वो एक रेल बजट अलग होता था, वो सबसे बड़ा बजट होता था। ठीक है, आज के समय में ना तो उन्होंने रेल बजट को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन अगर इसका एक सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है। अगर इस बजट को देखा जाए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो एनजीओस की किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, तो सर ये स्वागत योग्य बजट है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, इन्होंने जो अपना एक पहले से बहुत, जब ये एनडीए की सरकार आई थी तो देखा था इन्होंने इस पे लोकल फॉर वोकल पे बहुत जोर दिया है। तो इसमें चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, इक्वली अगर देखा जाए तो इन्होंने इस पर जोर दिया है सर। धन्यवाद ममता दीक्षित जी। और अब हम ये जो है मंच प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी को आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। संडे का गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग हर संडे 11 बजे मिलते हैं और हम अपने सारे परिवार के लोगों को मतलब स्नेह दिल से वेलकम कर रहे हैं। स्पेशली माय फ्रेंड्स फ्रॉम यूएसए, यू नो, इट इज वेरी एनकरेजिंग टू सी that even at such late hours, Professor Ramaiah is always ready to join us and contribute to us in taking our movement forward. And by thinking positively, working positively, and coming to today's budget, I mean, in terms of Union Budget 2023, which we are all supposed to be discussing in our simple language. How happy are we as consumers with budget 2023? हम चाहेंगे कि हमारे जितने लोग आज जुड़े हैं वो सबको मौका मिले 1 मिनट 2 मिनट एटलीस्ट बोलने के लिए कि उनका प्रक्रिया क्या है, उनका सोच क्या है और उन्होंने एज अ कंज्यूमर क्या पाया है इस बजट से और क्यों खुश हैं, और यदि खुश नहीं है क्यों खुश नहीं है और क्या होनी चाहिए। हम लोग के बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, बहुत सारे गण्यमान्य लोग जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो प्रक्रिया है वो हम लास्ट में देना चाहेंगे सबको सुनने की बाद, बिकॉज कई चीज आप लोग चाह रहे हैं बोलने के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं हम वो बोल डालें, तो हम वो नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो आप नहीं बोले हैं यदि कुछ छूट गया है तो हम उस पे आप लोगों को हमारे नजरिया से अवगत कराएंगे। तो हम शुरू करेंगे प्रोफेसर रमैया जी से। प्रोफेसर रमैया जी, आपने बहुत सालों के बाद यू वॉच द बजट सिटिंग इन यूएसए, यू हैड रीच्ड आउट टू मी दैट हाउ टू लिसन टू द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच, you finally conveyed to me that you have been able to listen to her speech. So you please start from there, Professor Ramaiah. Thank you very much, Mishra ji. I'm grateful to you for this opportunity. Even though I left the country almost 50 years ago, still I feel it is my country. So I am very much interested what's happening there and how I can contribute my own way, whatever it is. Regarding the budget, yes, I paid attention to listen because as usual, when you guys are talking at 11 o'clock, that means midnight for me. But it did bother me, and me and my wife were able to watch and listen very well to Sitaraman's speech. Yes, in many respects, in a micro way, I might not have heard what I wanted to listen, but in a macro scale, I believe that I'm reasonably satisfied because of the following reasons. She touched the medical devices and pharma centers for excellence. And more interestingly, even though I'm a farmer's son, I'm very much interested in millet research in Hyderabad and many other things that she has spoken. I'm reasonably pleased in a positive way. But in micro scale, I have to
wait and see where it comes that affects personally the people I care. Very good, very good. Thank you very much for a short, crisp, to the point, your thoughts on the budget. I will now go to Praful Bhai. Praful Bhai, रंजन बहन को दिख नहीं रहा है, क्या बात है? क्यों वो नाराज हो गई? वो आपके साथ ज्वाइन नहीं किया क्या? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. हाँ, रंजन बहन नमस्कार, नमस्कार. आप कैसे हैं? Because without women empowerment, जैसे प्रतिभा जी ओपनिंग रिमार्क्स में हम लोगों को बताया, इसी प्रधानमंत्री और उनके भाषण में और फाइनेंस मिनिस्टर के बजट भाषण में एक बहुत उभर कर एक चीज आया, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत ही एम्पावरमेंट दिया जा रहा है देश में. तो विमेन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पहले देखा जाता था कि वो एक अनप्रोडक्टिव व्यक्ति है, जबकि वो मोस्ट प्रोडक्टिव व्यक्ति है हमारे देश में. हो सकता है कि वो कुछ डायरेक्ट कमाई नहीं कर रहे होंगे, इनकम टैक्स नहीं भर रहे होंगे क्योंकि उनका कमाई नहीं है, लेकिन वो हाउसवाइफ होते हुए, घर को संचालन करते हुए, सही रूप से घर का बजट को लेते हुए वो चलाती थी अब तक. लेकिन अब सरकार भी इस नीति में पहुंचे हैं कि जब तक वुमेन को हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगा. तो उसी के साथ हम चाहेंगे कि प्रफुल्ल भाई और रंजन भाई अपना ब्रीफ टिप्पणी प्लीज हम लोग को अवगत कराइए. जय हिंद, वंदे मातरम. मित्रों, आप जानते हैं कि पिछला जो एपिसोड था हमारा आरजेएस का 120वां एपिसोड, जिसमें उपभोक्ताओं आम बजट से क्या उम्मीद पर रखे हैं उसके ऊपर हमने चर्चा करी. अब मुझे खुशी होती है कि 2 पॉइंट जो मैंने रेस किए थे, एक तो था हेल्थ केयर रिलेटेड और दूसरा था वो एजुकेशन के बारे में. हेल्थ केयर के बारे में हमने कहा था कि आउटले जो है हेल्थ के ऊपर वो 1.5 से % ऑफ जीडीपी से उठकर काफी आगे बढ़ना चाहिए, अप टू 3% होना चाहिए. लेकिन मुझे खुशी है कि एक्चुअली द फिगर वाज 1.45, अर्लियर फिगर वाज 1.45. गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 2.1% ऑफ जीडीपी. I think this will pave the way for universal health coverage, because the experts feel that for universal health coverage, we need at least 2.5% of GDP, so that we can have better infrastructure for our not only universal healthcare, but inclusive of AMR and pandemic preparations. But of course, devils are in details. Other announcement with the FM महोदया ने किया, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन, उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेस भी दिए गए हैं. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए दिए गए हैं. नए एम्स हॉस्पिटल्स बनेंगे भारत में, कई 22 नए एम्स हॉस्पिटल्स बनेंगे, और खास करके स्किल्ड मैन पावर इन हेल्थ सेक्टर बाय एडिंग 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस. तो ये सब चीज को देखते हुए खुशी होती है. As far as the education is concerned, हमारा थिंकिंग था कि 3% से GDP outlay on education should increase substantially. लेकिन ये हमने देखा है कि जो 2.8 था पिछले साल, उसमें खाली 0.1% का एडिशन हुआ है. और जैसे रमन्ना जी ने भी कहा, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है. और दूसरा ये भी है कि ये जो बढ़ना चाहिए है, इसीलिए कि जो नई अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत जरूरी है as soon as possible. तो बिजोंदा, ये 2 चीजें हमने कही थी लास्ट टाइम, और मैं बहुत आतुर हूँ और लोग क्या इसको कहते हैं उनके समझने के लिए. जय हिंद, वंदे मातरम. वेरी गुड, बहुत खूब.
क्योंकि आप जो भी चीज बोले उसका एंडोर्समेंट पीछे से हम लोग को मिल रहा है, थ्रू रंजन बहन मुस्कुराते हुए, सर हिलाते हुए आपका सारे वर्ड्स को एंडोर्स किए है। तो रंजन बहन, थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्सिंग। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सीनियर सिटीजन गुजराती में बोल सकते, गुजराती में भी बोल सकते। सीनियर सिटीजन स्कीम में एडिशनल 15 लाख रुपया દરેક સિનિયર સિટીઝન માટે મેડમે કહ્યા છે, તેનો મને આનંદ છે. અને બીજા 2 લાખ રૂપિયા લેડીઝને માટે સ્પેશિયલી 2 યર્સને માટે ડિપોઝિટ કરવાના કહ્યા છે. That means that 17 lakh of rupees we can save tax on and earn something on that. So that has made me very happy. Very good. So where do you plan to spend that money? That 15 lakh each will go to senior citizen scheme and 2 lakh will go to my ladies scheme for 2 Money years. which the Prime Minister and the Finance Minister has made you all save as women. Now, on whom are you going to spend other than your children? तो खर्चा करेंगे, मालूम है? On us. As we heard in our pre-budget discussion, जो शरद कोहली जी ने कहा था कि we are the highest consuming country of the world. हम लोग के citizens maximum consume करते हैं, whether it is Diwali, whether it is Dashera, whether it is Eid, whether it is any kind of a Christmas, any kind of a festival, we all celebrate it in a big way. Everybody buys new clothes, new shoes. So there is a huge consumption which is there. तो अब उस consumption में कुछ मुस्कुराहट और ले आया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेडी, फॉर लेडीज स्पेशली, एज यू सेड वेरी करेक्टली, कि आप जो टैक्स बचाते हो उसको खर्चा जरूर करो, और खर्चा उस ढंग से करो ताकि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके. तो बहुत बहुत मुबारक आप लोग सबको, ऑल द लेडीज. एंड एज प्रोफेसर अब्दुल वासे जी also said, Padma Shri, he was all positive, but he also mentioned that somewhere there is a कटौती. जैसे प्रफुल्ल भाई भी बोले कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एजुकेशन में बढ़ेगा, हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं हेल्थ में और बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जुटाना भी तो है. तो जितने लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, क्योंकि सरकार ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग अपना रिटर्न भरना शुरू करें, ताकि मैक्सिमम परसेंटेज जो आज केवल 10% है वो बढ़कर एटलीस्ट 20 to 30% हो, जो अपना डायरेक्ट टैक्स का रिटर्न भरना शुरू करें. भले वो टैक्स ना दे, लेकिन वो रिटर्न तो भरना शुरू करें, ये जरूरी है. और इसीलिए उस सरलता को लाने के लिए एक नया रिजीम बनाया गया है, जो आप खुद ऑनलाइन कर सकते हो. आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना है. आप अपना सारे इनकम को खुलासा कर दीजिए, उसमें कैलकुलेटर है पोर्टल में, उसी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप ऑनलाइन अपना निल रिटर्न जमा कर दीजिए. लेकिन रिटर्न जरूर जमा कीजिए. रिटर्न से डरिए मत कि हम रिटर्न भरेंगे तो क्या होगा, कौन हमारे पीछे लग जाएंगे, हमारे क्या संपत्ति जब्त कर लेंगे, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है. इसी हम आप लोग सबको ये कहना चाहेंगे कि आप यदि रिटर्न भरते हो, जैसे हम भरते हैं, फॉर द लास्ट मोर देन 40 years हम अपना रिटर्न भर रहे हैं. हम रिटर्न जब भरते हैं तो हमको इतना मालूम है कि हम यदि कोई गलत करते हैं तो वो गलती पकड़ा जाता है और हमको सुधारने का भी मौका मिलता है, और हम उसको सुधारते हैं. और जब हम सही ढंग से अपने फाइल को मेंटेन करके सही ढंग से पेश आते हैं, तो हम देखे हैं टैक्स ऑफिशियल्स भी बहुत सही ढंग से आपसे वार्तालाप करते हैं और आपको मदद करते हैं. क्योंकि ये हम अपना पर्सनल अनुभव कह रहे हैं. ये कहते हुए अब हम चाहेंगे मनोज जी जो लास्ट टाइम हम लोग के आए थे एज एन एक्सपर्ट, एज ए की नोट स्पीकर, आप जुड़े हैं. आपका हम संक्षेप में सुनना चाहेंगे कि आपका क्या सोच है
कि कंज्यूमर कितना खुश है इस यूनियन बजट 2023 से। मनोहर जी अनम्यूट होकर आइए प्लीज। मनोज जी आप हैं? यदि नहीं है तो हम श्रीधर रेड्डी जी के पास जाएंगे। हैं मनोहर जी हैं। हाँ मनोज जी आप अनम्यूट होकर आइए। हाँ अनम्यूट कर दिया। जी जय हिंद। जय हिंद। Professor Bijon Misra ji, we are meeting again after the budget. Correct. We all know that this budget was fantastic in all aspects because this is the year when the Indian economy is also performing well, and this is the year in the last 9-year rule of Modi government when all economic indicators are showing a very good sign. And government are also taken a very balanced move. तो मैं ये कहूंगा कि बजट के जितने सारे एस्पेक्ट हैं करीब लोगों ने तो जरूर देखा है, लेकिन मैं 2 चीजें बस कहना चाहूंगा ज्यादा समय न लेकर। एक तो ये कि हर तरह के लोग कहते हैं कि इसको ज्यादा बजट देना चाहिए। कोई हेल्थ की बात करता, कोई एजुकेशन की बात करता, कोई रूरल डेवलपमेंट की, कोई डिफेंस की। तो सारी पार्टियां चाहे वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार किसी को कोई प्रायोरिटी देता है, किसी को कोई प्रायोरिटी देता है, लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है। उस लिमिटेड में कोई 5 का 7 कर दे, कोई 7 का 5 कर दे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सरकार कितनी ज्यादा लीकेजेस को दूर करती है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को चेक करती है और अपनी रेवेन्यू बढ़ाती है और कॉस्ट एंड आउटपुट की बेटर बैलेंसिंग करती है। फिर सवाल प्रायोरिटी का आता है, तो प्रायोरिटी के पहले ये सवाल जरूरी है कि जो एलोकेटेड रिसोर्सेस है उसका कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हायर एजुकेशन को पैसे दो, मैं देखता हूं कि हायर एजुकेशन की बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमारे हजारों यूनिवर्सिटी सफेद हाथी बने हुए हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल्स पर कौन गवर्नमेंट काम करती है, कौन ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाती है, कौन ज्यादा लीकेजेस दूर करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी का माहौल बनाती है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बजट को लेकर के जो कमेंट करने की बात है, तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से पिछले टॉक में ये चर्चा हुई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पीपुल आर डिमांडिंग, तो मैं ये कहूंगा कि जो उसके बदले जो एनपीएस गवर्नमेंट ने लाया हुआ है, नेशनल पेंशन स्कीम, आप उसमें एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं देते? क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है पेंशन छोड़ करके, तो उसको मार्केट लिंक्ड स्कीम बनाने का आज से मुझे समझ में नहीं आता। एनपीएस को एक सबसे ज्यादा उसमें हैंडसम इंटरेस्ट रेट देना चाहिए जिससे कि ज्यादा लोगों को वो अट्रैक्टिव लगे। और जो ईपीएफ पर जो सरकार जो देती है एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनपीएस पर दे, क्योंकि वो एक रिस्की अफेयर बन जाता है। लोगों को पेंशन स्कीम में ठीक है कि वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट मिलता है 50,000, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। द थिंग इज कि इट शुड बी ब्रॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रूल सो दैट पीपुल कैन फील वेरी सेटिस्फाइड और उनको ये ना फ्रस्ट्रेशन लगे कि सरकार ने छीन लिया। हमें तो यह देखना है कि देश की जो करीब 30 करोड़ जो 60+ आबादी है, उन्हें जो है सबको सोशल नेटवर्क में लाएं और सबको इक्विटेबल माहौल में लाएं। लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप है, सब लोग अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन हमें लार्जर इंटरेस्ट देखना है, पब्लिक के सारे बड़े इंटरेस्ट को देखना है। और हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लेबर और सोशल सिक्योरिटी में एक बराबर पॉलिसी देश के सभी वर्ग के लिए बनाना होगा, चाहे वो मध्य वर्ग हो, किसान वर्ग हो, रूरल वर्ग हो, अर्बन वर्ग हो, लोअर मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, लेबर क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर कि भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थ्रू पॉलिसी रिफॉर्मुलेशन, थ्रू लॉ, थ्रू बजटरी एलोकेशन, इन तीनों एस्पेक्ट में बिल्कुल एक इक्विटेबल माहौल मिलना चाहिए। बजट को लेकर के फिस्कल डेफिसिट भी क्वाइट अंडर कंट्रोल। गरीबों के लिए जो है अनाज को इंडोर्स कर दिया गया कि फ्री अनाज मिलेगा, उसका एक पॉलिटिकल कनोटेशन भी है। और तीसरा, मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स को लेकर के छूट चाहिए थी, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है कि एक अल्टरनेटिव
टैक्स रिजिम लाया गया है जिसमें कि बचत के बजाय कंजम्पशन को और स्पेंडिंग को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। मुझे लगता है वो चीजें भी इवॉल्व हो जाएंगी। लेकिन लास्ट में एक पॉइंट मैं कहूंगा कि फ्यूचर के इंडिया के इकोनॉमी का जो फ्यूचर एस्पेक्ट है उसके कई सारे पॉइंट को, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, स्टार्टअप, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेचुरल फार्मिंग, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और ये क्या नाम है, रोबोटिक, डाटा कोडिंग, ड्रोन, ये सब नए इवॉल्विंग एरियाज हैं। उसमें जो बजट का जो एलोकेशन दिया गया है ये कहीं ना कहीं सरकारों की दूरदर्शिता को दिखाता है, उनके फॉरसाइटेडनेस को दिखाता है, और इसको लेकर के सरकारें एक तरह से उसको नेग्लिजेंट नहीं बना सकती। किस तरीके से समय के पहले राजीव गांधी ने आईटी को लाया और हम दुनिया की बड़ी महाशक्ति बने, वैसे ही नरेंद्र मोदी कुछ फ्यूचर के जो तमाम एजेंडाज हैं उसको पहले से टेकअप कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमें एम्प्लॉयमेंट ऑडिट लानी चाहिए, सरकारों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। जैसे एक बराबर लेबर लॉज होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल पर सारे लेबर जब आ जाएंगे, चाहे क्या ऑर्गेनाइज्ड हो, क्या अनऑर्गेनाइज्ड हो, क्या गवर्नमेंट हो, क्या प्राइवेट हो, क्या वो व्हाइट कॉलर हो, क्या ब्लू कॉलर हो, उसके बाद अपने आप एम्प्लॉयमेंट खुलना शुरू होगा और फिर प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं उससे जो है प्रभावित होंगे और वो भी एक एम्प्लॉयमेंट करने का कॉल लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम और एजुकेशन और हेल्थ जो है वो विषमता दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम। थैंक यू वेरी मच मनोहर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर an elaborate explanation on your views on the budget. आपने बहुत सरल भाषा में सही ढंग से समझाए हैं। एक चीज जो उभर कर आपके सोच का जो सामने उभर कर आ रहा है वो है सोशल सिक्योरिटी। और सोशल सिक्योरिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबके लिए सोशल। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध करवाने के लिए हर एक व्यक्ति को जिस दिन से वो कमाई शुरू करता है उनको कुछ बचत कर अपने फ्यूचर के लिए रखना अनिवार्य होता है। नहीं तो एनपीएस तो ठीक ही है, एनपीएस तो मैं ठीक कह रहा हूं। मार्केट लिंक की बात कर रहे हैं, हाँ, वो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेड हो, लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए, ठीक है, इसलिए मार्केट सेंस ऑफ एश्योरेंस आए। आई विल टेल यू, आप यदि देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, इस मनी को, इस कॉर्पस को बहुत जुडिशियसली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको सही रिटर्न मिलता है, जिसके चलते वो एक एश्योर्ड इनकम दे सकता है सबको, डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। जो हमारे देश में it had become a failure. We could not do it. It was always being supported by taxpayers' money, which is not correct. हम क्यों हर समय उन लोगों के लिए पैसे देंगे जो एफिशिएंटली उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है? तो उसको देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि we have to look at how we can use technology, how we can encourage entrepreneurs, how we can encourage citizens to be able. That's true. That's true. To be able to. No any second on third. Yes, and give opportunity to private entrepreneurs to manage the funding in a manner where government can give some assured income out of that. ये जरूर है कि assured income everybody wants, but assured income के लिए आपको accountable होना होगा, आपको जिम्मेदारी लेना होगा, आपको transparent होना होगा, जो हमारे देश में आज भी बहुत ही कम है. So having said that, I would like to now go to Satyanarayan ji. Satyanarayan ji, would you like to come and give your comments in brief? Satyanarayan. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. I am from Hyderabad, sir. I want to speak only, I want to touch only that income tax aspect, sir. Yes, please do. Please do. Sir, in this budget, I don't want to comment on other factors because government has ever right to implement their policies. As far as income tax is concerned, they made some kind of jugglery. I think old system to new system, they have increased the limit for the new regime. So that newcomers, they gave some relief. But those who have been paying the income tax for the last so many years, they were not given any relief.
And also, sir, one more thing is that they want to dismantle this exemption of the system, savings and all those things. So that is not a right. You can bring that new scheme that all of us are sudden. If you dismantle that exemptions and all those things, we have necessarily have to invest in instruments, sir, to savings. So that will not affect anything. And also that old age people, to 60 plus, if 80 plus people, they already, I think, in the new regime, they will not have any importance. So I want that old regime. Yes, we will bring that clarity. Thank you for bringing your views onto the. Yeah, thank you very much, sir. That is all. Thanks for bringing your inputs into the screen. And I can assure you that there is no cunningness in terms of the new regime. New regime. Yeah. Remember, they Yeah. have always encouraged that it should become simple. See, earlier there used to be lot of deductions which you could get benefit from, you know, but now they're making it so simple that it is on your net income, you can calculate and deposit in a very simple manner. And for senior citizens, they have again encouraged that if you save, earlier it was 15 lakhs, now you can save up to 30 lakhs and you will get a better return compared to earlier days. So there are a number of schemes which are there for senior citizens. You should go to your bank and consult them and help yourself to see that you get better return on your investment than before. And don't continue doing those old schemes which have been you were very used to. Try to learn the new scheme and migrate to the new regime. It is nothing complicating. It is simple. It is in your favor. Only thing is people are not able to explain you in the right manner how to help you. Go to your bank. They are the best person to guide you and help. Take help from your banker to submit your return every year, because they will be the right person to guide you in terms of your. You have been to submitting the return, but the last 25 years, there is no issue in that. No, I know. I've heard that. I'm saying that is. I'm saying that you are having some doubt about the new regime. Please consult the banker, whoever your bank is, to explain you in details about the new regime, because it is very simple, it is easy, and it is in your favor as a senior citizen. So learn the new tricks of the trade. Don't continue with the old ones which are outdated. Learn the new mechanisms that will help you in future. I would now like to go to my another friend who is from Hyderabad, Mr. Dixit, who is a consumer representative. Dixit, you want to come and share your comments from Hyderabad? Mr. Dixit, are you there? Are you there? If you're not there, then I will request Mr. Panigrai from Odisha to come, who is a consumer representative, and he also is a very renowned lawyer, and he works in the interest of the consumers. He is a member of the district commission. Mr. Panigrai, you can come in, please. Mr. Panigrai, are you there? If not, then I will request my सर प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा आपसे इजाजत लेकर मैं स्वागत भी करना चाहूंगा। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है सर। सुदीप साहू जी भी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। सुदीप साहू जी, हाँ सुदीप साहू जी, सुदीप साहू जी दो शब्द। सर ये इस बजट में पेंशनर और पेंशन के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। ये एनपीएस जैसी व्यवस्था जो है सिर्फ एक डिजास्टर साबित हो रही है, जबकि हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है वो पूरे परिवार को और उस पेंशनर को सामाजिक सुरक्षा देती है, और ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। ये सामाजिक सुरक्षा को लोग ऐसा मानते हैं जैसे कि ये सुरक्षा नहीं देगी, इसमें पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। जैसे कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का एक वो आया कि उनके व्हाट्सएप पे एक अफसर ने बताया है कि अगर हम पुरानी पेंशन पे चलेंगे तो ये देश दिवालिया हो जाएगा। अरे भाई दिवालिया कैसे हो जाएगा? आप अपने
व्यवस्था को ठीक से चलाइए। आप अपनी पेंशन बंद कीजिए। आपने अपनी पेंशन के बारे में तो हर बार नए नए जुगाड़ लगाते हैं और पेंशन कैसे मोटी हो आपकी, आप उसकी चिंता करते रहते हैं। आप एक पेंशन लीजिए, आप, हम मना नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हमारी ओल्ड पेंशन भी रिवाइव की जाए। वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा साधन है। आज तमाम बुजुर्ग लोग 70-80 साल के हो गए, केवल उस पुरानी पेंशन की वजह से उनके बहुतों के परिवार चल रहे हैं। उनके घर में बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं जिनके रोजगार नहीं है। लेकिन जो एनपीएस में आता है, जो पैसा देना आता है ना गवर्नमेंट को, तब वो मार्केट का वो दिखा करके कि डाउन हो गया है, इतना ही पैसा मिलेगा जी, ये पकड़िए आप अपने पैसे। तो आदमी तो ठगा हुआ खुद ही महसूस करेगा। वो तो ठग जाएगा कि भाई मैंने सारे एनपीएस में पैसा लगाया, और जितनी बातें बता रहे हैं ना, सारी बातें डिटेल में, वो कोई बताता नहीं है। वो केवल एक साइन मारते हैं और सारे पैसे जो है इधर उधर लगा देते हैं। वो सारा शेयर मार्केट में जा रहा है पैसा। शेयर मार्केट का हाल आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये हाल जब हमें पैसा देने की बारी आएगी तब वो उसको कर देते हैं। ये जानबूझ के शेयर मार्केट में उछाल लाया जाता है और गिरावट लाई जाती है अपने अपने सही हित के हिसाब से। जी जी, तो पेंशन, ओल्ड पेंशन जरूर होनी चाहिए। जी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी और सुरजीत सिंह कोहली जी, आप लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और आप लोगों के विचार भी जरूरी हैं। सुरजीत सिंह कोहली जी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मुकेश भटनागर जी। Go on, sir. Okay. Dr. Bijon Kumar Mishra ji, go on. I was wanting to also invite one at a time, and what I wanted to first look at is who are the people who are with us. I can see 30 people are with us. Is AVS Dikshit, are you still there? If you are there, please unmute and come. Otherwise, I'll go to the next person. Panigrai ji, Satish Panigrai ji, if you are there, please unmute and come from Orissa. Next, I would go to Sujit Kohli ji. Sujit Kohli ji, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, very active supporter of RJS परिवार. सुजीत कोहली जी, हम समझते हैं कई लोगों को, आप केवल इतना कह दीजिए कि आप खुश हैं या नहीं खुश हैं या क्या है। आपको कोई अपना बहुत विस्तार से टिप्पणी देने का जरूरत नहीं है। Okay, who else wants to come next? Otherwise, I will go into the discussion of what Sudeep Sahu ji has just now spoken. मैं एक बात और कहूंगा कि श्रम कानून सख्ती से लागू किया जाए। कारण क्या है कि ठेके पे इस वक्त सारी व्यवस्था चल रही है। हर कार्यालय में, हर फैक्ट्री में ठेका चल रहा है, रेलवे के अंदर ठेका चल रहा है। लेकिन क्या होता है, ठेकेदार जब पेमेंट देता है ना, तो वो साइन तो कराता है ज्यादा पे, लेकिन कर्मचारी को जो है वो पैसा कम देता है। तो इसके लिए एक भारत सरकार को अकाउंट बनाना चाहिए कि ठेकेदार उस पैसे को, जो उसका वेतन होगा कर्मचारी का, उस सरकारी खाते में जमा करे और फिर सरकारी खाते से वो पैसा जो है उसके पास ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे कि उसका कोई होल्ड ना रहे उस कर्मचारी के ऊपर कि वसूली कर ले उससे। साहू जी, जो आप अपना अनुभव बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस देन। अब सारे आपको मालूम है पेमेंट डायरेक्ट टू द अकाउंट हो रहा है। यू नो, इट इज डायरेक्ट टू द पीपल्स अकाउंट। जैसे हम भी यदि ठेकेदार हैं कहीं और हम अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, आई ऑलवेज यूज द बैंक। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं सबका बैंक अकाउंट खोल दिए हैं जनधन के समय, जिनको कोई प्रूफ नहीं दिखाना पड़ा और उनका जनधन अकाउंट खुल गया। और जनधन अकाउंट के साथ साथ 2 बीमा बहुत ही सरल रूप से हर एक परिवार के लोगों को, जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है, उनको उपलब्ध किया जा रहा है। एक एक्सीडेंटल डेथ, एक लाइफ इंश्योरेंस। एक का बीमा है ओनली 20 रुपीज पर ईयर, एक का बीमा है 450 रुपीज पर ईयर। आप बताइए, इससे ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटी देश में क्या हो सकता है? और हम ये सुनना चाहते हैं लोगों से कि केवल हम ऑलवेज आवाज सुनते हैं,
सरकारी तंत्र के एम्प्लॉइज से अबाउट पेंशन, सोशल सिक्योरिटी? व्हाट अबाउट द अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री? वो लोग सिटीजन्स नहीं है क्या? उनका अदर सिटीजन भी बोलने दीजिए साहू जी बोलने दीजिए, फिर आपका मौका देंगे आपका रिएक्शन के लिए. आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू व्हाट यू हैव सेड. You see, you have raised very important points. I want to react to those important points because we are all working towards that. You see, what we have observed is that there is discrimination in our country. Everybody wants government jobs. Why? Because you get paid without any accountability and transparency. There is a job security. Whereas in the private sector, there is no job security. You can lose your job anytime you want, when the owner want, because they are looking for performance. They want performance. My short point is, government is also now looking for performance. If you perform, you will do well. And you will not disagree with me that the 7th pay commission is not a small amount which the government is paying out of taxpayers' money to the government employees. You see, it's a very good, handsome salary which is being given to the employees of the government. But when you go to government departments, you find many people sitting and playing cards, drinking tea, gossiping, not doing their work. How do you make them understand the value of their job for which they are being paid out of taxpayers' money? We all want to give secured future to every citizen. Why only to government employees? So what we have to find out is how to give security to every employee, even a person who is a vendor on the street, who is selling vegetable. उसका पेंशन कैसे हो, इस पे हम लोग को सोचना अनिवार्य रूप से जरूरी है. उसका देखभाल सोचना हम लोग के लिए अनिवार्य है. और उसके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं. हम लोग टैक्स इसलिए पे करते हैं केवल हमारे बेनिफिट के लिए नहीं. हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो लोग नहीं टैक्स पे कर पा रहे हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं कि उनका भी जीवन एक ऐसे ढंग का हो जैसे हमारा जीवन है. हम लोग अपने जीवन के साथ उनका जीवन को तुलना करना चाहिए. तो मेरा केवल संक्षेप में यही कह रहा है, आपने बिल्कुल सही बताए हैं. Many families are dependent on pension. Many state governments have gone back to the old pension. My only short point is, don't burden the taxpayers. आप अपना एफिशिएंसी से अपना रख रखाव को सोचिए. और वो सरकार अब वो सरकार नहीं है जो घर बैठे अपना केवल सोच को देखेंगे और गरीब का नहीं सोच देखेंगे. What we all have to think about is how to help that गरीब जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसका कोई हेल्थ केयर कवरेज नहीं है, जिसका कोई मतलब कोई उनके बारे में सोच ही नहीं रहा है. हम लोग को उनके बारे में सोचना जरूरी है, जो हम लोग को बजट में दिखाना है. जैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा 2.1, हम लोग लेस देन 1% में डिस्कशन शुरू किए थे हेल्थ बजट का. धीमे 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 करके 2.1 तक पहुंचे हैं. हम लोग का डिमांड है 5%, लेकिन 5% नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग अभी तक हेल्थ को लेकर. 2 करोड़ लोग हर साल बिलो पॉवर्टी लाइन चले जा रहे हैं बिकॉज हेल्थ कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव. उसमें कानून आनी चाहिए हेल्थ कॉस्ट को लेकर, नहीं आ रहा है. आप लोग कभी भी आवाज उठाए हैं, इसका आवाज उठाना चाहिए. हमारा सोशल सिक्योरिटी इज माय सोशल सिक्योरिटी, इट इज माय वेलफेयर. लेट अस टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द अदर्स. लेट अस टॉक अबाउट वेलफेयर ऑफ द पुअर. लेट अस टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ how we can have a better life for tomorrow. You see, I want the discussion in such a way where as consumers we demand, because ये रिकॉर्ड होता है, ये लोगों तक पहुंचता है जो हम लोग बोल रहे हैं. लोगों को ये समझना चाहिए कि यदि हमारे अंदर में क्षमता है कि गरीब को कुछ ढंग से हम लोग बचा सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल बढ़ा सकते हैं, हम लोग को उस आवाज को उठाना चाहिए. जैसे प्रोफेसर रमैया रेयर डिजीज पेशेंट्स को लेकर कितना मतलब मुहिम छेड़े हुए हैं. अब आपको मालूम नहीं है कि जो परिवार में एक रेयर डिजीज पेशेंट है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है, उनको हम लोग क्या संतुलन दे सकते हैं, ये हम लोगों को आज सोचना है.
और आगे बढ़ना है। प्लीज आपका रिएक्शन इन ब्रीफ प्लीज दीजिए, प्लीज। साहू जी। ये मैं कहता हूं कि अभी जो है हेल्थ है, हेल्थ पे तो निश्चित रूप से खर्च होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर अस्पताल जाए तो उसका जो है इलाज आसानी से हो जाए और उसको पैसे कम से कम खर्च करने पड़े। इसके ऊपर तो मैं सहमत हूं। और इसके लिए जो सरकार ने सिकल सेल डिजीज जो है, जो आदिवासी क्षेत्रों में होती है, उसके लिए अच्छा खासा प्रावधान किया गया, जिसका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि सिकल सेल डिजीज के अंदर रेड ब्लड सेल जो है टूट जाते हैं, उनके हंसुए का जैसा आकार बन जाता है। और अगर सिकल सेल वाले दोनों ही लोग हैं, लड़का लड़की, तो उनकी संतानें भी जो है उसी प्रकार की होती हैं और उनके शरीर में दर्द होता है और तमाम तरह की परेशानी होती है और बहुत ही मतलब पीड़ादायक ये बीमारी है। इसके लिए सरकार ने 2047 तक इसको दूर करने के लिए व्यवस्था की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं तो ये सबसे चाहता हूं कि कुंडली मिलाने की जगह अगर सब लोग अपने अपने ब्लड को मिलाएं, उनकी मिलाप हो, उसी के हिसाब से मैरिज काउंसलर उनको शादी की सलाह दे कि आपकी शादी सफल होगी क्योंकि बीमारियां नहीं होंगी, तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, इस तरह के राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में खासकर ये बहुत अच्छी ज्यादा बीमारी फैली हुई है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं बजट में अपेक्षा करता हूं कि हर रेयर बीमारी खास करके उनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए कि अगर अस्पताल में वो व्यक्ति आता है और उसके रेयर डिजीज है तो उसका खर्चा सरकार उठाए। जैसे कि अभी आ रहा है कि 17 करोड़ का एक इंजेक्शन लगता है बच्चे को, कनौ जांगड़ बच्चा है। तो इस तरह की जो बीमारी है, जो वाकई में 17 करोड़ का अगर इंजेक्शन आएगा तो बीमार तो वैसे ही दाम सुन के ही मरेगा। तो इसके ऊपर सरकार को अपना कदम उठाना चाहिए कि ये सरकार क्यों इतना महंगा इंजेक्शन कैसे हो गया, क्या खास बात हो गई उसके अंदर। तो इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और इसको कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हर आदमी गरीब से गरीब इलाज करा सके अपना। बस जी, शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, इसलिए आप देखेंगे इस बजट में बहुत ही रकम दिया गया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। दे हैव इंक्रीज्ड द बजट इन मेनी फोल्ड फॉर इन द हेल्थ सेक्टर। यू नो, हम लोग ऑलवेज फॉरेन डिपेंडेंट रहे आज तक इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल डिस्कवरी। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन वेरी लो एंड अनयूटिलाइज्ड, जो एलोकेट होता भी है। यू नो, जैसे हमारे प्रोफेसर अख्तुरल जी जो पद्मश्री हैं, उन्होंने कहा इसी कई जगह पे बजट देते हुए भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इस बजट में ये देखा गया कि जहां यूटिलाइज नहीं हुआ है वहां कटौती कर दिया है और जहां यूटिलाइज होना चाहिए वहां डाला गया है। तो ये अच्छा है कि गलत है? ये तो हमारे हिसाब से सही है कि आपको यदि पैसा दिया जा रहा है और आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वहां तो डालो जहां यूटिलाइज हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो रहा। तो जब आप माइनॉरिटीज में बजट दिए और उसको यूटिलाइज नहीं किया तो एटलीस्ट द माइनॉरिटी सेक्शन शुड नो दैट you missed your bus. You were given an opportunity to spend on the development of minorities, but you did not spend it. So if you did not spend it, then it is better it is given on something else. And you know, nursing, जैसे nursing हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का उनका अभियान है। ऑलरेडी 100+ नर्सिंग कॉलेजेस खुलेगा हमारे देश में, क्योंकि आप यदि स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आपको सपोर्ट स्टाफ भी तो चाहिए, आपको नर्सिंग चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप यदि बजट को देखेंगे तो आई थिंक इट इज इन अ प्रोग्रेसिव मोड। हम लोग अब प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। I think it is in the right spirit which is being done, but there are number of more opportunities there. ये नहीं कि जो हो गया वो हो गया, नहीं, हर दिन हम लोगों को बदलाव पे जाना चाहिए और सोचना चाहिए। इसलिए ये बैठक हो रहा है ताकि आप लोग से आइडियाज मिले और वो आइडिया हम लोग सरकार तक पहुंचा सके, जो आप भी बताते हैं हम लोग के बिहार में, आप भी पत्र भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यू नो, तो काइंडली राइट इन दोज लेटर्स we are happy, but we need more money for social security of our citizens, not only government employees. Security for every citizen, universal health coverage, that means coverage for everybody. इस पे डिमांड कीजिए प्लीज। हम चाहेंगे
ये नहीं लगे कि हम लोग केवल अपना ही तरफदारी कर रहे हैं, अपना ही सोच। नहीं, सबका हित, सबका साथ, सबका विकास जो बात है, सबका साथ सबका विकास, ये सत्य है जी। रूप कृष्ण जी, मिस्टर खेर, यू वांट टू कम इन? मिस्टर खेर। हेलो, नमस्कार सब लोगों को। काफी अभिनंदन आरजेएस परिवार और इतने सारे एक्सपर्ट्स का मैंने सुन लिया। तो मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें अभी लर्न कर ली। आई हैव लिसन टू वेरी important deliberations on the budget. मैं as a person, as a common man, I am more than satisfied with the present budget. But एक चीज जैसे प्रफुल्ल जी ने बताया है कि हेल्थ केयर के बारे में it has come up from 1.45 to 2.1% of GDP. It's very good. एजुकेशन पे भी उन्होंने जो बताया मैं उससे सहमत हूँ कि 2.8 से 2.9 आ गया। उसमें इजाफे की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो नई पॉलिसीज हैं, जो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको करने के लिए we might need more expenditure. एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एज ए फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, एज एन एकेडमिशियन, बहुत से लोगों की ये एक शिकायत है कि जब से 4-5 साल से एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च में फंडिंग कम हो गई है। हम चाहते हैं कि जो भी एकेडमिशियन, जो भी रिसर्च साइंटिस्ट अच्छा काम करते हैं, अगर उस रिसर्च का कोई आउटकम बेस्ड रिसर्च है जो कि सोसाइटी के काम आ सकता है, उसके लिए फंडिंग रुकनी नहीं चाहिए। दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। दैट इज ओनली माय कंसर्न। जैसे एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च में जैसे फंड्स आते थे पहले, CSR में, DBT में आते तो हैं फंड्स, लेकिन उसमें काफी कमी हो गई है। और बहुत से साइंटिस्ट का ये कंसर्न है कि उनको अच्छा काम करने के लिए दे कैन नॉट एम्प्लॉय यंग ह्यूमन रिसोर्स which can carry on their research ideas. That's all what I wanted to say. Thank you, sir. Very good. No, Mr. Kher, you have raised a very important point. What my request to you is, if you come across any scientist or any institution which has done a good job or which is doing a good job in the interest of the citizens, and they are being denied access to resources, or there is no budgetary allocation for them, please bring it to our notice. We will represent on behalf of those institutions to see that they get the budget for their research work and it is not stalled or it is not delayed. Because in this budget, huge amount of money has been given for research and development in the health sector. So if there are any instances where there is a want, we want to make sure that is taken care and that gap is taken care. मैं सर एक चीज कहूंगा, जैसे पहले हम लोग ना CSR की काफी फेलोशिप्स होते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, काफी सारा जो यंग फोर्स होता था, दे आर हॉर्सेस ऑफ रिसर्च, यू नो, जैसे UGC के फेलोशिप्स होते थे, उसमें काफी कमी हो गई है। एक तो ये एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च खाली एकेडमिशियन को नहीं, I mean, you give it to the first generation scientists. I'm giving you a small example. Government has given a huge thrust on cooperative movement in this budget. क्यों नहीं साइंटिस्ट जो लोग रिटायर कर रहे हैं वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करें इस काम को करने के लिए? और क्यों नहीं वो साइंटिस्ट जो रिटायर कर रहे हैं उस बीड़े को लेकर एज अ फॉर यंगस्टर्स को एम्प्लॉय करके अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी उन टैलेंट को क्यों यूटिलाइज करें? ओके सर, हम तो इसलिए अभी भी काम कर रहे हैं सर, हम तो अपनी तरह से we are still working even after 10 years of you must encourage the scientific community, retired persons especially, कि उन लोग yes sir फॉर्म करें। इस बजट में कॉपरेटिव्स को एनकरेज करने के लिए there is a huge incentive which has been given, और आप लोगों को सबको मालूम है अमित शाह जी himself is giving the leadership in the cooperative movement in the country. You see that whole ministry on cooperation is under the Home Minister. So क्यों नहीं, जब इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों नहीं एक नए स्तर से कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाया जाए हमारे देश में? ये मतलब एक जो सिग्नल आया है इस बजट से, इस पे आप साइंटिस्ट लोगों को कन्विंस कीजिए
because you don't need many numbers. You just need a few people to form a Yes, sir. Yes, sir. We'll do it, sir. Yeah. झुनझुनवाला जी, नमस्कार. आइए, हमारे परिवार के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सदस्य और पिलर है झुनझुनवाला जी पटना से. झुनझुनवाला जी, आपका रिएक्शन. नमस्कार, वंदे मातरम. हमने विद्वानों की बातें सुनी. बजट और फिनांस के मामले में मेरा नॉलेज बहुत ही अल्प है, लेकिन हमने समझा है, उसके आधार पर मेरा कहना है कि हमारी सबकी समस्या के बीच को दूर करने की कड़ी है साधना. वो हम साधना कैसा करें? हम गरीब और अमीर की में भेद नहीं करें, ज्ञानी और अज्ञानी, हम कम ज्ञानी अधिक ज्ञानी में भेद करके अपना अपना पक्ष, फिनेंशियल स्थिति हम सरकार से चाहते हैं, वो नहीं चाहकर हम साधना करें. वो कैसे करें? जब हम मानते हैं, मेन वोमेन पावर के विषय में आपने बताया, मैंने उसको समझा. वोमेन पावर है क्या, पहले ये तो हम जाने. वोमेन पावर वह शक्ति है जो हमें सकारात्मक सत्य ऊर्जा देती है. वो सत्य ऊर्जा तभी मिलती है जब हम वोमेन को माने कि वो मेरी माँ है, बहन है, भुआ है, भाभी है. हर तरह का जैसा हम रिलेशन मानते हैं वैसा हमें लाभ मिलता है. ये जरूरी नहीं है ये खून का ही रिश्ता हो, ये हम दूसरे से भी करते हैं तो हमें लाभ मिलता है. और साधना करने से हमारे लिए किसी के प्रति कोई शिकायत और गुमान और न किसी के प्रति कोई आकांक्षा रहती है, क्योंकि हमारी आकांक्षा खुद पूरी होने लगती है. जिसको भी हम बहन और भाई के रिश्ते से देखते हैं, माता पिता के रिश्ते से देखते हैं, जो हमसे ज्यादा जानने वाला है उससे हमें मिलता है, इसलिए वो मेरा पिता कहलाएगा. मैं पिता के रूप में उनका स्वागत करूंगा तो मुझे जरूरी शक्ति मिलेगी और हमारी साधना में तरक्की होगी और हम सफल राष्ट्र के नागरिक बनेंगे और सफल राष्ट्र भी बनाएंगे. हमें शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक मैंने विद्वानों की बात से सुना है, उसके अंदर हमारा सरकारी खर्च और प्राप्ति का जो सिद्धांत है और जो कंज्यूमर के सेफ्टी की जो चिंता और उसका समाधान हमारे विजोन भाई जी कर रहे हैं, वो सभी सफल होगा जब हम सभी अपने अपने स्तर के साधक बने रहे. जय हिंद, जय सच्चिदानंद. Thank you very much. Ramaiya ji, you want to come in? You have raised your hand. I can see that. Ramaiya ji, please unmute and come. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. I just want to respond the presentation given by two speakers. I apologize if I don't understand Hindi properly, but what I get was the research funds. In the last, since 75 years, we have given so much research funds to the Indian scientists. My question is, how many of them have been transferred into products useful to the consumer? Yes, we have published papers, we have published everywhere, but what do we get it for our tax money? And that should be asked to the scientists who are taking the grants from the government. The second point I want to raise, the cost of the rare diseases. Yes, there are certain few diseases, very small number of percentage of very, very costly drugs. But there are many diseases which do not require a lot of money. There should be a differentiation. Every time we say that they are very expensive. Yes, they are expensive, but not all. Thank you. Very good. Two very valid points you have raised, Professor Ramaiya. And I fully endorse what you are saying, because if any budget is allocated out of the taxpayers' money, I'm not talking about industrial investments on research and development. I'm talking about public money used for research and development.
So they have to be more transparent and accountable. And that is what the present government is trying to make a mechanism and understand where it is not being well utilized to stop giving money there and encourage more and more investments to be done in a manner which is on a partnership mode with academic institutions like IITs or other national institutions. But the bottom line is what you said. We always have to understand how do we bring a kind of a transparency on all these activities. So we are talking about less government, maximum governance. You see, minimum government, maximum governance. So when we talk about that, we are always demanding that there should be a lot of transparency in the public institutions where huge amount of money are being spent on research and development, but we are not getting tangible return in terms of discovery, IPRs, and other related, kind of products, which not only can help Indian consumer, but can help the global consumer. Like for example, I will give you the manner in which India has progressed in generic drugs. It's a phenomenal kind of an achievement which India has done. And as you know, that there are a number of such combinations which are being experimented in India, where in a generic manner, with branded generic, it is being sold all over the world in a very competitive price. Now coming to your rare disease, I would recommend the first thing we need in our country, and this is where we need to work, is how to create a registry of rare disease victims. Do we know those families? Are we in touch with those families? Is anyone reaching out to those families? How they are being enabled? What are their challenges? We have to have this kind of a relationship built with families with rare disease. Today, as you very rightly said, many people are carrying an impression that rare disease is very expensive to treat. Whereas I agree with you that it is not the same case with all rare disease patients. You see, many rare disease patients can be taken care at very nominal cost, or I would say at an affordable manner. So let us look at how do we start and develop a strategy and develop a plan for India, and you being a champion. And I can see that you are already quite active within all the groups in the country. You have not left meeting a single person who matters in the policy domain in terms of taking decisions. You know each and every person. Let us go to them with a proper, robust plan, and then get people around us who will support us to take it forward. Yes. Thank you. I would now go ahead to request our very respected convener, Deepchand ji, to kindly come in because I can see his name. Deepchand ji, are you there? Please unmute and come. Deepchand ji, आप यदि हैं, आप please unmute करके आइए. If not, आप लोग कोई भी hand raise कर सकते हैं और आ सकते हैं. May I, sir? Please go ahead, introduce yourself and come. Unmute करके. मुन्नी कुमारी जी, please. Yes, sir. Please. Sir, good morning, sir. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बजट जो पेश किया गया भारत के संदर्भ में जहां तक मुझे समझ में आती है वो क्रमशः सारगर्भित और सकारात्मक है, जिसमें महिलाओं का भी हित रखा गया और मध्यम वर्ग की भी जो अपेक्षा थी सर क्रमशः उसमें खरा उतरता है. जय हिंद सर. बहुत खूब अच्छा लगा आपका संक्षेप में एंड बहुत ही फोकस्ड मैनर से आपने अपना रिएक्शन हम लोगों के बीच में रखे हैं. एंड आई एज यू नो हमने ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेडीज के बिहार में उन लोगों को प्लीज मार्गदर्शन दीजिए ताकि वो और भी जुड़ सके और उनको जो भी मदद चाहिए है वो मदद हम लोग पहुंचा सके, इसका प्रयास किया जाए हम लोग.
और थैंक यू सर। और भी यस और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर लोग अपने विचार व्यक्त कर पाए। ये बातचीत इसी ढंग का रखा गया है फॉर्मेट, इसलिए हम लोग ना कोई चीफ गेस्ट ना कोई कीनोट स्पीकर बुलाए हैं जी। तो एजुकेशन पर अगर रत्नाभ जी बोलना चाहें, रत्नाभ प्रसाद जी। दिलीप वर्मा जी रैना इन्फोटेक के डायरेक्टर हैं, तो स्किल डेवलपमेंट पर सरकार ने जो बजट दिया उसके बारे में भी दिलीप वर्मा जी बोल सकते हैं। रत्नाभ जी, दिलीप वर्मा जी आमंत्रित है, अनम्यूट करके आ जाइए। जी रत्नाभ जी। जय हिंद। मैं रत्नाभ शिक्षक पेशे से सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। शिक्षा के लिए मैं विशेष कोई बात नहीं कहूँगा, बट जो शिक्षा व्यवस्था आजकल इतनी महंगी होती जा रही है उसमें स्कॉलरशिप का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए ताकि वैसे लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें जो कि इससे वंचित हैं। धन्यवाद। रमन जी आप आना चाह रहे हैं? रमन जी प्लीज आइए। हाँ नमस्ते, मेरा नाम रमन जोखाकर है। आई जस्ट वांटेड टू से कि और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। वीडियो में आ सकते हैं रमन जी, वीडियो में वीडियो। हाँ जी, संभव हो तो वीडियो में आ जाइए। हाँ जी। तो मेरा यही कहना था कि जो कई लोगों ने पेंशन वगैरह के बारे में बात बताई, तो इसमें अगर आप देखने जाए तो 15 लाख के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री वयोवंदना योजना है। हमारे पास 15 लाख सीनियर सिटीजन स्कीम ऑलरेडी इन्होंने कर चुके हैं जो एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट है, और उसमें उन्होंने 15 लाख ऐड किया है। और आज इनका जो इंटरेस्ट दर है वो इंटरेस्ट दर भी काफी अच्छा है, मीनिंग 7% के ऊपर है। एंड दे हैव फर्दर रेज्ड इट। प्लस जो विमेन सिटीजन है उनके लिए भी उन्होंने 2 साल की एक स्कीम लाई है, एंड होपफुली दैट शुड कंटिन्यू आल्सो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने नया स्कीम बताया है टैक्स का, उसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंश्योरेंस बेचा जा रहा है शायद उसका अंत हो और लोग वाइडर मार्केट में पार्टिसिपेट करें। कंसिडरिंग के लास्ट अगर आप 85 से मार्केट का रिटर्न देखें तो ये मार्केट का रिटर्न कई गुना बेटर है कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ अ फिक्स रिटर्न। तो ये अगर कोई भी ग्राफ देख पाता है तो उसे जरूर लगेगा कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की जो स्कीम्स है इनको थोड़ा सा अलग करा जाए, और रिस्क के लिए इंश्योरेंस ले और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करे। एंड नेशनल पेंशन स्कीम में भी जिन्हें लगता है कि मुझे कोई फिक्स रेट चाहिए, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी प्रावधान है। तो हर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बैलेंस स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकता है, और चाहे तो मार्केट लिंक में भी कर सकता है। सो इन तीनों के बीच में 7 से 11.5% का फर्क आ रहा है। तो देन पीपल कैन चूज एंड इवन एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जा सके। सो आई फील के जो नया रेजिम है उसमें ये अंतर गवर्नमेंट को समझ में आया है कि अभी ये बाकी स्कीम्स अच्छे से चल रही है और लोग अपना इन्वेस्टमेंट अलग से करें और टैक्स की अपेक्षा न रखे, टैक्स में एग्जम्पशन डिडक्शन की अपेक्षा के बिना वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। I think that was my only point that I wanted to bring about. If this is helpful. Ramanji, I am so grateful to you for your such a valuable input. Can you just introduce yourself to all our members? Can you tell us about yourself, what you do? Yes, sir. I am a chartered accountant by profession, and actually I am a 3rd generation chartered accountant. So all हमारे पुरखे भी सारे chartered accountant हैं.
ऐसा भी हम कह सकते हैं. And I am also, involved with a lot of NGOs. I have been an editor of Bombay Chartered Accountant Journal for 5 years. I was a past president. And we interact with making a lot of representations around taxes with the government. Very good. That is my broad background. Be in touch with us. We are very Definitely. happy that you took the trouble of explaining and you have lessened my burden of explaining something which has come from a very competent person like you, who have explained in a very candid manner to all the participants. बहुत ही सरल भाषा में आपने बहुत ही सही ढंग से आपने सारे प्रश्न का जवाब दे दिए हैं, जो हम बहुत ही आभारी हैं आपसे. और आप हम लोग के साथ टच में रहिएगा. हर संडे 11 बजे हम लोग मिलते हैं और कभी ना कभी हम लोग आपके साथ एक फोकस डिस्कशन करेंगे in terms of how to help senior citizens to plan investments and how Absolutely. And I'm grateful to Praful Bhai who sent this message to me and therefore I could attend. So do let me know whenever I can be of any help. I would love to help, especially senior citizen, especially जहाँ पे जानकारी की आवश्यकता है और क्लियर जानकारी जिसमें कोई हमारा पर्सनल प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं हो. बिकॉज जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं उनमें कोई ना कोई उनको क्या मिलेगा उसकी एक अपेक्षा रहती है. तो बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन दिस इज नॉट देयर. Praful Bhai, thank you very much for introducing a great friend. And what I would recommend is one of the Sundays we should devote in helping our group, the policymakers and our consumer groups, especially the senior citizens, in terms of their investment plan. Definitely, sir. I can see the smile on the face of Praful Bhai because he has got friends like you. I'm very happy to see Raman because we have an old relationship. And I said, how come, he's not with us? Thank you, Raman. Thank you very much. Most welcome. Most welcome. बहुत अच्छा लगा. Yes. मैडम झुनझुनवाला जी, आप आना चाह रही हैं? जी. प्लीज आइए. ये बजट पे जब चर्चा हो रही है तो चूंकि मैं प्रोफेशन से भी विशेष शिक्षक हूँ, तो एजुकेशन में बहुत सारे प्रावधान हैं बजट में, लेकिन विशेष बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कोई सरकार की तरफ से भी इसमें कोई पहल नहीं हुई है. तो ये भी एक मुद्दा है कि उनके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि उनको जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है प्रॉपर वे में मिल सके, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल में वो भी आते हैं, वो भी हमारे समाज के एक पार्ट हैं. वेरी करेक्ट. आपको मालूम है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जी कई विस्तार से उस पॉलिसी में ये सब डिस्कशंस ऐड किया गया है. अब केवल 21 डिसेबिलिटी को. दैट्स राइट. परफेक्ट. अब हम चाहेंगे कि आप जैसे पटना में हैं और बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक पायलट स्कूल जहां पर आपको कोई साधन की जरूरत है और आप हैं और आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आप प्रपोजल बनाइए, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्रोच कीजिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड वी हैव टू गो थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट. तो कई बार बजट दिया जाता है लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं होता है, इसकी जानकारी की कमी होती है. तो आप प्लीज प्रपोजल बनाइए, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए और आपको यदि कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो हम लोग तक जरूर लाइए, हम लोग का नजर करिए, और ताकि हम लोग आपके साथ जुड़कर आरजेएस परिवार को लेते हुए साथ में हम लोग आगे बढ़े. आपको लेकर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया. अब उसके बाद हम चाहते हैं कि और कोई हो तो सही है, लेकिन यदि नहीं हो तो हम फिर इसको क्लोज करना चाहेंगे विथ माय क्लोजिंग रिमार्क्स. स्वाति जी ने रेज किया है हैंड. हाँ स्वाति जी, प्लीज. स्वाति जी आ जाइए अनम्यूट करके. जी सर. नमस्कार सर. थैंक यू सर. विजन सर, आपने मुझे लिंक भेजा था और ये पहली बार है कि मैं इतना
अच्छा सेशन अटेंड कर रही हूँ, काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अपडेट हो रही है नॉलेज। मेरा कंसर्न, क्योंकि आपको तो पता है मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो थोड़ा सा कंसर्न रहता है एजुकेशन को लेके, क्योंकि एसडीजी पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स बनाने की प्लानिंग चल रही है। अभी पीछे रिसर्च वर्क भी मिला था कि हम एसडीजी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक एसडीजी पे अगर काम करना है, एजुकेशन सबसे पहला है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन फॉर एवरीवन है, वहाँ पे हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं ड्यू टू फीस। जो फीस है वो इंस्टीट्यूशंस की ऐसे इंक्रीज हो रही है, लाइक इफ आई कैन सी इस साल लास्ट ईयर बच्चे कई मेरे पास रोए हैं, तो इट्स लाइक मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट रहता है कि वो बोलते हैं कि हम नहीं पे कर सकते। तो मुझे लगता है कि एसडीजी को लेके थोड़ा सा मतलब और ज्यादा मतलब वहाँ बजट में भी इंक्लूड होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। पता नहीं, मुझे आई हैव नो आइडिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस, बट एजुकेशन को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। वो अगर सर आप पॉइंट उठाएं कि लाइक फीस है वो कितनी तक होनी चाहिए, ताकि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले। वो बच्चे भी जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ड्यू टू फीस वो अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहे। ये मेरा इकलौता कंसर्न है। जहाँ पे रिसर्च वर्क हो रहा है सर, वो रिसर्च वर्क में खास आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट रिसर्चर्स को पे मिला है उनको। मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। एसडीजी पर मैंने ऑलरेडी वर्क किया है, बट आई डिडंट गॉट एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो आई थिंक वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बीइंग अ रिसर्चर पैसा लग रहा है, तो हमारे लिए वो ऐसा रहेगा कि एक हेल्प है कि हम अपनी रिसर्च भी कंडक्ट कर सके, कंटिन्यू कर सके, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी हम हेल्प कर सके कुछ नई पॉलिसीज लाकर, कुछ नए सॉल्यूशन देकर कि किस तरह से काम हो सकता है। सेकंड मेरा है कि सर यूथ का इंक्लूड करना इन पॉलिसीज में इज मस्ट आई थिंक, क्योंकि हम गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी हैव सीन आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स आल्सो जो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कोई प्रोजेक्ट है उस पर सरकार कुछ ऐसा करे लाइक कि हमारे पास ऑब्वियस है कि सीनियर्स की हेल्प हमें चाहिए, गाइडेंस चाहिए होती है, साथ में वो यूथ को लगाएं, स्टूडेंट्स को लगाएं, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करके बताएं, और बताएं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जो मैं सुन रही हूँ कहीं ना कहीं ऊपरी परत में रह रहा है। जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा कवर हुआ है। आई हैव नो आइडिया। Very well said. Very well said, Swati. You are based where? I'm not able to recall. You are based out of? Sir, Shulini University. If you remember me. Yeah, Shulini, of course. आज ही सुबह को I was talking to Rajat of Amway. You know, I was talking to Rajat of Amway, and I was asking him that वहाँ का कार्य देखो, हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। सुलूनी का जो फाउंडर्स हैं, they are very progressive and very very visionary people. बहुत विजनरी। हम ये चाहेंगे कि आप लोग क्यों नहीं एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें, जहां पर आप इंटर्न्स को इन देयर हॉलीडेज दे कैन अर्न सम मनी, यस सर, हेल्प देम टू फंड देयर एजुकेशन। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप सराउंडिंग एरियाज में एक स्टडी कीजिए ऑफ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहां पर गवर्नमेंट फंडिंग कर रहे हैं, स्टेट एंड सेंटर दोनों, एंड हाउ मच डिमांड एंड सप्लाई गैप इज देयर, व्हिच मींस कितने लोग गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में जाना चाह रहा है लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो नहीं जाना चाह रहा है तो क्यों नहीं जाना चाह रहा है, वी मस्ट नो दैट। इज इट पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? Is it that they don't get a good horizon in future for their career development? You know, let us do a joint study, and any funding you require, I can help you in getting that funding. There is no issue. Issue is getting the right proposal made and getting to the right person. We will do that together. And you are staying in a beautiful place. Let's get that beautiful place, deliver something more to the country than what it is contributing today. Your founders are great people. They are visionary people. And I'm sure, you know, my board members like Praful Bhai and others will love to do projects in areas of that kind, where it is hilly terrain, but very beautiful place. Lot of students from all over the country reach there to study, you know, and you please take the leadership and
let us know how we can move forward. Be in touch. Thank you for joining. Thanks a lot. अभी दो रजिया जी और एक आईफोन 13 दो लोगों ने रेज हैंड किया है। रजिया जी और आईफोन 1 by 1 आ सकते हैं। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, दो रजिया जी और आईफोन 13 करके आइए, प्लीज अनम्यूट करके आइए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। राजिया हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सर। मुझे एक चीज कहनी है कि मतलब बजट में सब चीजें प्राइवेट हो रही हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि प्राइवेट हो रही हैं। कम से कम लोग एक गवर्नमेंट के पीछे भागने के लिए नहीं है, वो अपना एक बेस्ट दे सकते हैं प्राइवेटिज्म में, वो अपना आपको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैडम ने अभी कहा था, स्वाति मैडम ने, कि फीस जो है वो बहुत ज्यादा है बच्चों की, तो वो उसके लिए मैं भी ये कहना चाहूंगी, बजट में जो फीस ज्यादा दे रखी है बच्चों की, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, और जो अच्छे हैं मतलब उनके पेरेंट्स भी जो प्राइवेट में हैं, दोनों मतलब पेरेंट्स, वो नहीं कवर कर पाते हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए कि इस पर रोक लगनी चाहिए। आई थिंक सो दैट। रज़िया जी बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। आई एम सो हैप्पी। आप अपना वीडियो मत ऑफ कीजिए प्लीज, बिकॉज वी वुड लाइक टू सी योर स्माइलिंग फेस, यू नो। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज ऑफ मत कीजिए, क्योंकि it will be good to have your smiling face with us. See, मेरा as a consumer expert, हम always ये चीज को believe करते हैं कि demand and supply. Yes sir. सर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सर। कंज्यूमर्स मार्केट आज अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन में क्या है, हर एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल्स पे दौड़ रहे हैं, उनके तरफ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, और जो सरकारी तंत्र में कॉलेज और स्कूल्स हैं उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं जिस ढंग से देनी चाहिए, और कई सीट्स खाली चले जाते हैं, जो हमारा अनुभव है, जो हमको सुनने को आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि हमारा सोच गलत है, तो इस पे एक स्टडी कीजिए। जी, हम ये चाहेंगे, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप इस पे एक स्टडी कीजिए इम्प्रूव। हाँ, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन होता है उसमें बहुत अच्छे टीचर सेलेक्ट होते हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर। लेकिन मेरा कहने का ये है कि सरकार को थोड़ी सी ना सख्ती उनके ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना उसके कहा है कि बिना गन के जगह बटर देना सही नहीं है। कभी कभी शक्ति ज्यादा दिखाने से घोड़ा भी चीखने लगते हैं, तो वो चीखना जो है उसको संतुलन रखना चाहिए, बैलेंस करके चलना है। हम लोग ऑलवेज देखिए, हम बीएचयू से पढ़ाई किए, और जब हम बीएचयू गए पढ़ाई करने के लिए, हमारे मैनेजमेंट, वहां का फीस, हमारे स्कूल के फीस जो हमें प्राइवेट स्कूल में जाते थे जमशेदपुर में, उससे कम था। आप सोच सकते हैं हमारे परिवार के लोग, हम लोग सब कितने खुश हुए जब हमको बीएचयू में एडमिशन मिला, कि इतने कम पैसे में हमको इतना अच्छा शिक्षा मिला। और आपने बिल्कुल सही चीज बताई कि जितने वहां गुरुजी लोग रहे, जो लोग हम लोगों को शिक्षा दिलाया, वो लोग इतने अनुभवी हैं, इतने जानकार हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनसे नहीं लेते हैं। जी सर। उनका जो नॉलेज है स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते वो भी निराश हो जा रहे हैं, वो भी अपना क्लास में उस ढंग से नहीं पढ़ाई करवा रहे हैं जिस ढंग से वो पहले करते थे या करना चाहते हैं। जी तो हम लोग को ये समझना होगा कि कैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को और बढ़ावा दें, ताकि प्राइवेट स्कूल्स बंद होने लगे सरकारी स्कूल के तुलना में। और ये जो मनमानी फीस वो लोग मांगते हैं, वो लोग हाथ जोड़कर लोगों को ये पूछना शुरू कर दें कि आप कुछ भी कीमत दीजिए, लेकिन आइए जरूर, क्योंकि हम एक संस्था बना लिए हैं, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, हमको उसको चलाना है, तो आप लोग प्लीज आइए, कुछ भी दे दीजिए। हम लोग को उस परिस्थिति में उनको लाना है, और वो लाने के लिए हम लोग को ये जो डिमांड फॉर पब्लिक स्कूल्स, उसको बढ़ावा करने के लिए हम लोग को खुद को जोड़ना होगा इसके साथ। बहुत अच्छा सर। मैं एक चीज इसमें I wanted to interfere here, if you allow me, sir. Yeah, just I want to give you one point. Yeah. Who is this? Who is this? Please introduce. रूप शेखर जी। मैं सर प्रोफेसर रूप किशन खार हूँ। I am also an academician. Very good.
मैं सर आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल रियलिटी बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज देखिए हमारे जो प्राइवेट एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन है, यू कैनॉट कंपेयर द टू। गवर्नमेंट एजुकेशन इज 100% सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स, और उसको जो लायबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो टीचर काम करे या ना करे, या अच्छा है या बुरा है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है आजकल, यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली, we have more than 60% I think colleges in the country, they are privately managed. उसके लिए पैसा चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन cannot be given, you need to, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि न्यू स्केल्स दे दो, नए सैलरीज दे दो, अच्छे टीचर ले लोगे। जब अच्छे टीचर ले लोगे तो उनको तो पैसा भी देना पड़ेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ तो वो फ्री नहीं है। What is the solution? What is the solution? What is the solution? Solution is we have to control these private institutions in such a way that they do not overcharge. They are properly. Can you put on your video, please? Can you put on your? Yeah. मैं आपका वीडियो जरा सा ऑन कर सकेंगे? Because we like to see the face of the person who is speaking. If you don't mind. आपका कैमरा नहीं काम कर रहा है? रूप किशन जी, no, who is speaking? रूप किशन जी. Okay, to respond to you quickly, you say nothing comes free. Nothing comes free. Yeah. Nothing comes. एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। आप ये कहना चाह रहे हो, और इस पे चर्चा शुरू हो चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए शुरू कर चुका है। जी, आई नो दैट। या कॉमन रेगुलेटरी बॉडी। आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि ये के दबाव पे शुरू हो चुका है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी इज नॉट द सोल्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सोल्यूशन इज दैट वी हैव टू ब्रिंग मोर सप्लाईज than demand. So we have to understand that the demand and supply gap has to be reduced so that people don't feel kind of compelled to pay higher price to seek education. There should be competition brought in. जब competition आएगा, जब maximum लोग investments करेंगे education पे, तब आप देखेंगे कि दर गिरेगा। जो हम लोग देखेंगे, हमारे 40 साल के अनुभव और कंज्यूमर मूवमेंट में ये है कि आप जब कंपटीशन लाएंगे, आप जब ओपन अप करेंगे सेक्टर को, अभी जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए हमारे इंडिया में आमंत्रित किया जा रहा है, तो ताकि आज विदेश में कई स्टूडेंट्स जा रहे हैं हमारे कंट्री। तो बिकॉज ऑफ दैट we have to make sure that people from India do not go overseas to study, and they study and get the same quality of education in India. So you seem to be greeted by all your friends in the park. You please have a good time. Next person in the queue, please come, unmute and come. Anyone can come. मिश्रा जी, हाँ एक सेकंड, मैं कुछ कहूँ। मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन को लेके 2 रिसर्च स्कॉलर ने बजट पर डिस्कशन हो रहा है, कहीं मैंने भी इंटरजेक्ट किया। हेलो, एक मिनट, लेट मी म्यूट द अदर पर्सन। हाँ, ओके, गो अहेड। हाँ, हेलो। हाँ जी। ये अभी एजुकेशन को लेकर के 2 रिसर्च स्कॉलर ने और अभी एक एकेडमिशियन ने जो अपना सबमिशन दिया और आपने भी उस पर समअप किया, तो अभी हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ जो एक विशाल ह्यूमन डेवलपमेंट का सेक्टर है, उसका पहले स्टेटस जाना जाए क्या है। इन दोनों सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का ह्यूज प्रेजेंस है, और प्राइवेट सेक्टर का जो माइंडसेट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे जहां उनको प्रॉफिट मिले। सरकारी सेक्टर का जो माइंडसेट है कि वो वेलफेयर और प्रायोरिटीज को देखें। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम एजुकेशन में प्राइवेट और पब्लिक दोनों के प्रेजेंस को देखते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं,
और जब प्राइवेट में जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि टीचर क्वालिफाइड नहीं होते, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता, सरकार में टीचर क्वालिफाइड होते लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, पढ़ाई में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ जब भी पब्लिक थिंकिंग या पब्लिक कोई भी डिलीवरेंस दिया जाता है तो उसमें स्वार्थ बड़ा हावी होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कोई किसी की प्रति बैटिंग कर रहा होता है, कोई किसी की पैरोकारी कर रहा होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये हाई टाइम है कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों में एक रेगुलेटर लाया जाए और 3 टायर का रेगुलेटर हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर। और प्राइवेट सेक्टर के जितने फी है, चाहे एजुकेशन के अलग अलग फी है, टेक्निकल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, उसी तरीके से हेल्थ में, एक मिनट, उसी तरीके से हेल्थ में कंसल्टेंसी फी, रेडियोलॉजी, तमाम ड्रग्स और तमाम हॉस्पिटल के रूम, उनका एक रेगुलेटर जब तय होगा तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड होगी और प्राइवेट सेक्टर का भी बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आप उसको फ्री नहीं छोड़ सकते, जैसे कि ये प्राइवेट सेक्टर की बैटिंग कर रहे हैं कि हम अच्छे। धन्यवाद। हम लोग टाइम से ऊपर चले गए हैं, 12:30 बजे हम लोग को खत्म करना चाहिए था, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आई वुड सजेस्ट व्हाट यू हैव सेड बहुत रेलेवेंट चीज है, इस पे हम लोग का कार्यवाही शुरू हो चुकी है, आपको बता दें, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले सजेशन देने वाला मैं हूँ, 5 साल पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सब लिखा हुआ है और मैंने गवर्नमेंट को भेजा है ये सब चीजें। बहुत अच्छा। मैं 2 प्राइवेट रेगुलेटर चाहिए हमें। उदाहरण दे दूंगा सर आपको। One at a time, please. One at a time. Sir. One at a time. Yeah, Manoj ji, let me tell you what you just now spoke. We are working on it for the last 10 years. 2010 से हम लोग शुरू किए हैं। 2010 बहुत बढ़िया है। टेलीकॉम हमारे सामने बहुत बड़ा मॉडल है। टेलीकॉम में कैसे क्रांति आई, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ने मिल करके कंज्यूमर को बेनिफिट दिया है। You are right. हम जो सुझाव आज देना चाह रहे हैं, प्लीज लिसन मी आउट। 2 मिनट हमको सुन लीजिए आप प्लीज जी। So Uday Manna ji, I would request you that sometime in the month of April इस पे एक संडे डेडिकेट कीजिए only to discuss on education and health। ठीक, बहुत बढ़िया। हम लोग अभी तक क्या किए हैं, आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि 10 almost now 12 years we have been working with the government on this to bring a regulator in the health sector and in the education sector. And in order to do that, let us keep a discussion in the month of April. Let us call certain experts and give a recommendation to the Prime Minister's office that our demand again has come up out of our consumer groups in the country, that there should be immediately a regulator in the education and health sector, which is WHO डे के अवसर पे ठीक रहेगा। कोई भी आप अप्रैल में we should do this discussion on one of the Sundays, and Consumer Online Foundation will be very happy to co-sponsor the discussion on bringing a mandatory, in a quick manner, a regulator in the health sector and education sector. It is very important. Let us go ahead to think on the date and start preparing for that. Having said that, my friends, I want to thank you all for giving me this opportunity कि आप लोग ने हमको मौका दिया कि आज हम लोग पोस्ट बजट एक डिस्कशन किए, सबका रिमार्क्स लिए, कमेंट्स लिए, आकांक्षाएं लिए और उसको रिकॉर्ड किए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे टेक्निकल टीम, आरजेएस के परिवार के लोगों, सब लोग मिलकर, जैसे हम लोग वीडियो बनाकर एक अपना YouTube में लोड करते हैं, वैसे लोड करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग उसको सुन सके, जो लोग नहीं जुड़ सके। मेरे संक्षेप में ये, as I said, my closing remark is, I think it's a progressive green budget. It is talking a lot on environment. It is talking a lot on a youth being empowered. It is talking a lot on women being empowered. It's a very progressive budget. ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंच सकता है, उसके दिशा में जा रहा है। और सबसे जो मुस्कुराहट की बात रहा कि आफ्टर सो मेनी इयर्स गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्लैब्स है,
उस पे एक समीकरण लाने का कोशिश किया है, एक छूट दिया है ताकि लोगों को और डिस्पोजेबल इनकम मिले। कंज्यूमर्स ऑलवेज ये चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए ताकि हम उसको खर्च कर सके और हम उस जगह पे खर्च करें जहां हम चाहते हैं। ये नहीं कि जहां सरकार चाहती है कि वहां हम खर्च करें, हम जहां चाहते हैं हम वहां खर्च करें। हमको चॉइस मिले, हमको विकल्प मिले, हमको कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा गुणवत्ता सामान या सेवा मिले। तो इसी के साथ हम सोचते हैं कि हम लोग का परिचर्चा सही रहा, सफल रहा, बहुत यूजफुल इनपुट्स आया। आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी, स्पेशली माय आरजेएस परिवार जो हर संडे को इसको लेकर चल रहे हैं। और हम अब उदय मन्ना जी और सबको धन्यवाद देते हुए हम अपना माइक उदय मन्ना जी को पेश कर रहे हैं। उदय मन्ना जी। जय हिंद सर, सैल्यूट यू। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बजट पे जो रिएक्शन हुआ आरजेएस फैमिली की ओर से, और खास करके विदेश से भी जुड़े रमैया साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वक्त जो है वो 2-3 रात को होते हैं, लेकिन फिर भी उनका डेडिकेशन होता है आरजेएस परिवार के इस सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को समर्थन करते हुए विषय पे अपनी जोरदार और रेयर डिजीज की भी चर्चा जो है आज दोबारा जो है वो दिमाग में आया है। रेयर डिजीज को लेकर भी हम लोग जो 7 अप्रैल आपने ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है उसके अवसर पर हेल्थ और एजुकेशन की जोरदार चर्चा, सकारात्मक वार्ता जो है हम लोग करेंगे। आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा संत रविदास जी की जयंती आज है 5 फरवरी, और अब श्रद्धांजलि सभा की अनुमति आपसे चाहते हैं कि हम लोग उन महापुरुषों को याद करें जिनकी सकारात्मक सोच से भारत जो है वो विकास की राह पे चलता है। नई पीढ़ी तक ये प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से हमारे कवि प्रदीप गीतकार, जिस तरह से फिल्मों के माध्यम से उन्होंने देश में देशभक्ति, ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत के रचयिता रहे हैं। तो आरजेएस फैमिली ने वो वीडियो भेजी है जो पहले यूट्यूब पर लग चुकी है। वो वीडियो पुरानी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देखिए, अगर आरजेएस के मंच पे आपने कुछ भी बोला है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, क्योंकि 150वां कार्यक्रम जब होगा तो आपके 6 अगस्त 2023 को आपके हाथ में एक किताब होगी और साथ में एक सोवेनियर भी होगा। तो ये सब कुछ तभी संभव हो पा रहा है जब हम लोग उन महापुरुषों से प्रेरित होकर अपने चरित्र में, आचरण में और सरकार को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका जीता जागता नमूना आज भी आपने देखा। क्योंकि बजट से पहले भी हम लोगों ने अपनी उम्मीद जाहिर की थी और बजट में क्या कुछ मिला उसे लेकर हम लोगों ने आज प्रतिक्रिया दी है। तो आगे हम लोग इसको और कंटिन्यू बढ़ाएंगे। और एक और घोषणा कर दें कि हर रविवार आरजेएस वेबिनार तो होता ही था, लेकिन फरवरी के लिए विशेष तौर पर हम लोग सुबह और शाम वेबिनार कर रहे हैं। और आज भी रविवार शाम को 3:30 बजे से 5 बजे, और हर रविवार जो फरवरी का है उसमें हम लोग सुबह 11 बजे से जुड़ेंगे और शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक जुड़ेंगे। आज वर्ल्ड कैंसर हेल्थ डे पे 3:30 बजे आप हमारे गणमान्य जो चिकित्सक हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे और डॉक्टर पुष्कर बाला मॉडरेट करेंगी, जो को ऑर्गेनाइजर हैं बीडीएसएल महिला कॉलेज की प्राचार्य। तो अब आइए, महापुरुषों को हम लोग हर वेबिनार में रेस्पेक्ट देते हैं, उनको उनकी स्मृति को नमन करते हैं। तो आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास जी की जयंती पर हम लोग आरजेएस फैमिली की वो वीडियो देखेंगे और कवि गीतकार प्रदीप की स्मृति को नमन करते हुए भी देखेंगे। इन 2 महापुरुषों को हम लोग इस आजादी की अमृत गाथा के 123वें कार्यक्रम में नमन कर रहे हैं। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो वीडियो जारी करें। जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं ममता रानी आज सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज़ादी की अमृत गाथा राष्ट्र प्रथम, भारत विश्व में एक परिवार। आज़ादी के अमृत गाथा में आज हम गुरु रविदास जी के बारे में जानेंगे तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय इतिहास के अनुसार गुरु रविदास ने भक्ति मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। उनका योगदान दुनिया में आज भी याद रखी जाती है। उनका जन्मदिन हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए 16 फरवरी 2022
माघ पूर्णिमा और रविदास जी के जयंती को विस्तार से चर्चा करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक संत गुरु रविदास का जन्म 1377 में वाराणसी के मडुवाडी में हुआ था। हिंद पंचांग के अनुसार यह कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्मदिन आस्था के साथ मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्नान और दान का महत्व है। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के संत थे। गुरु रविदास जी को रायदास, रोहिदास और रूहिदास के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जमीन पर ऐसे कोई महान गुरुओं ने जन्म लिया है जिनका योगदान आज भी लोग नहीं भूले हैं। गुरु रविदास के वचनों में इतनी ताकत थी कि लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहा जाता है कि अपने भक्तिमय गानों और दोहों की वजह से उन्होंने भक्ति मूवमेंट के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया था। उनकी मृत्यु वाराणसी में 1540 को एडी में हो गई थी। 16 फरवरी 2022 माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत रविदास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। ममता जी जमशेदपुर से जुड़ी थी। और अब आइए कवि प्रदीप के बारे में जानते हैं। मीता सहाय जी जो आरजे सकारात्मक भारत उदय सूचना केंद्र जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं। मीता सहाय जी, ये इशाक खान। नमस्कार। इशाक खान जी इसके बारे में, कवि प्रदीप के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर हम सब इकट्ठा हुए हैं अमृत गाथा के इस महोत्सव में, आरजेएस के इस राष्ट्रीय मंच पर। हम सब के लिए ये खुशी का अवसर भी है और एक सकारात्मक सोच को एक साकार रूप देने का अवसर भी। और इसके लिए हमारे साथ हैं माननीय उदय मन्ना जी। उन्हीं की प्रेरणा से, उनके संघर्षशील प्रयासों से आज हम सब इतना आगे निकल आए हैं। और महापुरुषों की श्रद्धांजलि की कड़ी में आज हम कवि प्रदीप जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कवि प्रदीप जी का जन्म 6 फरवरी 1915 को हुआ था। और एक बात मित्रों की, मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद से की है। करेली स्कीम में रहते हुए तो वहाँ पर मुट्ठीगंज, दारागंज, गौघाट ये सब इलाके होते थे। अभी भी वो सब इलाके हैं जो साहित्य और संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखते हैं। उन्हीं दिनों उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में डॉक्टर ब्रज कुमार मित्तल यूएन क्रिश्चियन कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता थे। उनके साथ कवि प्रदीप जी ने जहां 7वीं के बाद शिक्षा ग्रहण की थी, दारागंज इलाहाबाद में, वो जगह देखते थे हम लोग और उनके प्रेरक प्रसंगों को अक्सर सुना करते थे। कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों ये गीत लिखा था 1962 में भारत चीन के लड़ाई के दौरान जो शहीद हुए थे सैनिक हमारे, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप। और ये भी कहा था कि इसका जो पारितोषिक उन्हें मिलेगा उसे सैनिक सहायता कोष में दे दी जाए। 1998 में उन्हें उनके इस देशभक्ति गीतों के लिए, और उन्होंने लगभग 71 फिल्मों में 1700 गाने लिखे। आज उनके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन हम जिन बातों को प्रेरणा स्वरूप ग्रहण करते हैं उन्हें शेयर करने में हमें भी अच्छा लगता है। उनकी पहचान तो अनेक गानों से है, अनेक फिल्मों से है, लेकिन 1939 में कंगन के गीत
और किस्मत के गाने दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, इस तरीके के बहुत सारे देशभक्ति गीत उन्होंने लिखे थे। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद गाते भी थे अपनी ओजस्वी आवाज में। एक संतोषी माता बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध फिल्म रही है। इसका एक गीत, जहां तहां मैं तो पूछूं कहां कहां है संतोषी माँ की अपनी संतोषी माँ, कितना सुंदर गीत है। इसे उन्होंने अपनी आवाज में गाया भी था। इस प्रेरणा पुरुष को हम इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने महानुभावों का स्वागत भी करते हैं जो आने वाले दिनों में हमसे जुड़ करके और हमें प्रेरणा भरे प्रसंग से प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे। आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। ईशा खान जी, दूरदर्शन दिल्ली से के स्टाफ हैं ईशा खान जी, और टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि अगला जो हम लोगों का अगला कार्यक्रम शाम को 3:30 बजे होने वाला है, वर्ल्ड, उसके बारे में मीता सहाय जी, तिलका माझी के बारे में आज शाम को उनकी वीडियो जारी की जाएगी। वैसे मीता सहाय जी के बारे में बता दें, जमशेदपुर सूचना केंद्र से जुड़ी हुई हैं और इस वक्त तबीयत उनकी खराब है, बेड रेस्ट में है। लेकिन आरजेएस फैमिली को जो भेंट दिया है उन्होंने, तिलका माझी के बारे में जो वीडियो बनाई है उन्होंने, उस वीडियो को शेयर किया जाएगा। तिलका माझी जी को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे आज शाम को, और दीनदयाल उपाध्याय जी को भी श्रद्धांजलि देंगे आज 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में। और वर्ल्ड कैंसर डे पर बता दें कि गणमान्य अतिथि जो हैं वो डॉक्टर सुशील मानधानिया जी आ रहे हैं, नागपुर से जुड़ेंगे, और डॉक्टर योगेश सरीन जी जो मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ेंगे, वो हम लोगों के आरजेएस फैमिली से काफी समय से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर पुष्कर बाला को ऑर्गेनाइजर हैं बीडीएसएल महिला कॉलेज जमशेदपुर झारखंड की, और वो मॉडरेट भी करेंगी। तो ये जानकारी थी। और फिर हम लोग 12 तारीख को सुबह और शाम जुड़ेंगे। 12 तारीख रविवार है, 12 फरवरी को जुड़ेंगे और सुबह और शाम जुड़ेंगे। ये हर रवि, उसके बाद 19 तारीख को सुबह और शाम जुड़ेंगे और 26 तारीख को सुबह और शाम जुड़ेंगे। यही नई घोषणा है कि अब सुबह और शाम फरवरी में हम लोग कर रहे हैं, ताकि आजादी की अमृत गाथा जो है वो 150वां कार्यक्रम हम लोग 6 अगस्त को कर सकें, क्योंकि किताब की भी तैयारी करनी है और सोविनियर की भी तैयारी करनी है, उसके लिए समय चाहिए। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के सानिध्य में आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, और आपका विजन जो है निश्चित रूप से इस आजादी की अमृत गाथा को भारत सरकार तक ले जाने में एक कामयाबी का रास्ता खुल रहा है। और सुदीप साहू जी से भी निवेदन है कि जो भी रिकमेंडेशंस है वो आरजेएस फैमिली की ओर से प्रधानमंत्री तक लगातार वो लिखते रहे, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने जो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, वो कहीं ना कहीं इस देश को विकसित देश बनाने में मददगार साबित होगा। क्योंकि बिना किसी इंटरेस्ट के, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, आरजेएस मंच जो है भारत को सकारात्मक और पूरे विश्व को सकारात्मक बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर की थीम को लेकर कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प है। और आप आज सभी जो जुड़े, जितने लोग भी जुड़े, जिन्होंने देश के लिए ये समय दान दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के को ऑर्गेनाइजर कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन को भी धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद, आरजेएस फैमिली का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल टीम का भी हृदय से आभार। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए,
क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जग